Good afternoon, all of you students. Welcome to SST classes. We will study about this chapter 4. Students, अभी तक हमने हिस्ट्री के अंतर्गत 3 चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने मिडल हिस्ट्री के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से 1000 साल पहले की जो घटनाएं हुई वो किस तरीके से हमने उसका अध्ययन किया और उसके बारे में हमने जाना। तो वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा और सेकंड चैप्टर में हमने न्यू किंग एंड किंगडम और नए राज्य और उनके नए राजा और उनके साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा और थर्ड चैप्टर में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, जिसमें था चैप्टर का नाम था दिल्ली सुल्तान। तो आप कह सकते हैं कि अभी तक हमने मिडल हिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, जिसमें कि अलग अलग डायनेस्टीज ने इंडिया में शासन किया, फॉरेन कंट्री में शासन किया, जिससे कि हमें पता चलता है कि किस प्रकार से मुस्लिम कंट्री ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर शासन चलाया। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो यहाँ का एम्पायर थे, एक छोटे छोटे तबकों में बटे हुए थे, उनका आपस में झगड़ा करना, उनका आपस में विरोध करवाना, ये फॉरेन कंट्री से जो भी यहाँ आते थे, व्यापार करने आते थे, यहाँ पर अपने धर्म को प्रचार करने आते थे और धीरे धीरे फिर यहाँ पर एक अपना शासन करने भी आ रहे थे। देखा जा सकता है कि आपने दिल्ली सल्तनत में गुलाम कुछ के बारे में देखा, जिसमें कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश वगैरह बलबन था, और उसके बाद आपने खिलजी डायनेस्टीज के बारे में देखा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी तो सभी जानते हो, उनका जिक्र अभी कुछ साल पहले ही मूवी में भी करना और मूवी में किया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सुदृढ़ एक कह सकते हैं आप ऐसा एम्पायर था जिसने पूरे भारत में आज भी उनसे बहुत सारी चीज़ें, चाहे आप राजस्व के बारे में देखा है, चाहे आप दूसरे अन्य तरीके की आपकी मार्केट पॉलिसी के बारे में कहें, आज भी विद्यमान है। जो ISP से अधिकारी होते हैं उनकी द्वारा चलाई गई नीतियों को आज भी अपनाते हैं, बहुत अच्छा उनका रहा। और उसके बाद आपने उसके अंतर्गत तुगलक डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रसिद्ध, एक बहुत महान विद्वान थे मध्यकालीन के, और उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा, और जिसके पास सबसे ज़्यादा दासों की संख्या है। उस समय दास को खरीदा जाता था, पैसों में खरीदा जाता था, दास को दास प्रथा उसमें बहुत प्रचलित थी। तो उसके बाद आपने सैद वंश पढ़ा और लोधी वंश पढ़ा, जिसमें कि इब्राहिम लोधी सबसे अंतिम शासक था, जिसको जो आज हमारा चैप्टर है द मुगल्स एम्पायर। तो आप मुगल साम्राज्य में जब इन्होंने भारत पर अपना राज्य अभिषेक किया, तो किसी भी एक डायनेस्टीज के साथ वार करके ही किया। तो वो डायनेस्टीज थी एक दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टीज। तो लोधी में इब्राहिम लोधी सबसे अंतिम शासक थे, जिनको बाबर ने 1526 पानीपत का वार हुआ था, उस समय पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर की जीत हुई, और बाबर ने भारत पर अपने एक संस्थापक के रूप में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो मुगल साम्राज्य आए कहाँ से? ये मंगोल के माने जाते हैं, और जो इनकी माता थी वो मंगोली थी, और
पिता चंगेज खां के वंशज मानते हैं अपने आप को, तो सबसे पहले बाबर भारत। बाबर ने यहाँ की हर चीज़ों को देखा, हर चीज़ों को समझा। एक बार इब्राहिम लोधी से इस्तेहार में हुई थी, लेकिन जो ये पानीपत का युद्ध है इसलिए धीरे धीरे हर समय एक पहले प्रयास से हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यू हम प्रयास करते रहते हैं जिस चीज़ का, तो लास्ट में हमें वो मुकाम मिल ही जाता है। उसी प्रकार से बाबर ने भी भारत में एक अपना साम्राज्य जमाने के लिए बार बार आक्रमण किया, जिससे कि बाबर ने 1526 AD को पानीपत के प्रथम वार में इब्राहिम लोधी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो आप कह सकते हैं इसमें इन्होंने उसके बाद, ये पानीपत का प्रथम वार था, उसके बाद इन्होंने एक दूसरा खानवा का युद्ध था। खानवा का जो 1527 में था, इसमें अभी मैंने नहीं दे रखा है, 1527 में था। उसमें राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध हुआ था। 1526 में आपका पानीपत का हुआ था और उसके बाद खानवा का हुआ था 1527, और उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध आपके राजपूत लोगों के साथ हुआ था और ये हुआ था 1528। तो इस तरीके से तीन ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध थे जिसमें कि बाबर की जीत हुई तीनों युद्ध में, और धीरे धीरे बहुत कम समय रहा, 4 साल तक इनका शासन रहा, 1526 से लेकर 1530 तक रहा। तो इतने 4 साल में भी इन्होंने एक सुदृढ़ एक एम्पायर की नींव रखी, और उसके बाद जो इनका युद्ध था हुमायूं शासन करने आया। हुमायूं का जो समय था तो आपका देख सकते हैं 1530 से लेकर 40 तक था। तो 40 में कहाँ चले गया, फिर देखो ना 1555 से लेकर 56 तक चला। तो 15 साल तक हुमायूं ने अफगान में भगा दिया, क्योंकि यहाँ पर सूर्यवंश आया जिसका संस्थापक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक महान और एक सुदृढ़ शासक एम्परर, जिसने कि भारत पर राजस्व के लिए जो आप आज रुपया देखते हैं, रुपये की जो खोज की थी वो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने की। हिस्ट्री से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हिस्ट्री एक हमें बहुत मार्गदर्शक एक क्रमबद्ध तरीके से सिखाती है कि हर चीज एक क्रम से होती है। हिस्ट्री क्रम से होता है, लेकिन बाबर चल रहा है 1526 से लेकर 30 तक, उसके बाद हुमायूं चल रहा है 1530 से 40 तक, और फिर 1555 से 56 तक। ये एक टाइम पीरियड में हर समय क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया ही इतिहास कहलाती है और निरंतर। तो हुमायूं का जो टाइम पीरियड था, इसमें इन्होंने चौसा का युद्ध 1539 में, और एक बेलग्राम का युद्ध था, तो उसमें परास्त हो गया, दोनों युद्ध में परास्त हो गया शेरशाह सूरी से, और शेरशाह सूरी ने यहाँ से भगा के अफगानिस्तान में भेज दिया। आप देख सकते हैं मैप में, ये अफगानिस्तान वाला एरिया है, ये आपका पूरा। उस समय इतना बड़ा साम्राज्य था, ना पाकिस्तान था और ना ही आपके बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो ये बर्मा वगैरह, ये कोई भी देश नहीं थे अलग से, ये भारत के ही अंग थे। तो उन्हें अफगानिस्तान के लास्ट एरिया में भेज दिया, अफगानिस्तान के लास्ट एरिया में भेज दिया है। तो इस तरीके से वो 15 साल तक वहाँ रहे। जब उनका टाइम पीरियड शेरशाह सूरी का बहुत कम था, 5 साल तक वो शासक रहे, और उसके बाद उनका उत्तराधिकारी आया, लेकिन उत्तराधिकारी धीरे धीरे 2-3 उत्तराधिकारी आया, तो हुमायूं ने सोचा कि कमजोर चल रहा है शेरशाह सूरी का शासन भारत में, तो उन्होंने एक बार फिर से आक्रमण कर दिया और जीत गए। उसके बाद वो 1 साल तक बने रहे, और उसके बाद उनकी एक पुस्तकालय है और वहाँ पर लुढ़कने से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय इनकी आगरा एक प्रसिद्ध
वो जगह थी, वहाँ पर उनकी राजधानी रहती थी। तो उनकी लड़के मृत्यु हो गई। उसके बाद आप कह सकते हैं महान शासक का जन्म हुआ जो हुमायूं के बेटे थे अकबर। अकबर को सभी जानते हैं, सम्राट अकबर, एम्परर ऑफ अकबर, वेरी ग्रेटेस्ट। आप कह सकते हैं कि 1556 से लेकर 1605 तक इनका पूरा टाइम पीरियड रहा। 49 या 50 ईयर तक इन्होंने शासन किया। एक बहुत बड़ा साम्राज्य कह सकते हैं इनका, बहुत सुदृढ़ साम्राज्य था और उन्होंने हिंदुओं के लिए अच्छा काम किया, क्योंकि जो इनका विवाह हुआ था वो हिंदू से ही हुआ था, राजपूत के घराने से इनका शादी। एक आप अकबर को कह सकते हैं कि उन्होंने भारत में आप कह सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था, आपकी बुक में लिखा होगा कि मनसबदारी व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ की। और इनके दरबार में देसाला राजस्व में देसाला के एक टोडरमल थे, जो कि एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, पूरा राजस्व मंत्री का दर्जा दिया गया था टोडरमल को। और टोडरमल ने दीवान देसाला बंदोबस्त चलाया, वो भी आपके अकबर के समय में चला। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, बहुत बड़े बड़े महलों का निर्माण करवाया और इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था चलाई। मनसबदारी व्यवस्था आपकी बुक में दी गई है कि मनसब एक पद होता था। मनसब का मतलब है जैसे आज सरकारी जॉब, उस समय मनसब होता था, एक 5000 का मनसब दिया जाता था, किसी को 4000 का मनसब दिया जाता था। एक अपने में मनसब उस टाइप का, मानो आप जैसे आज की सरकारी नौकरी है मनसब होता था, उसमें अलग अलग स्टेज होते थे, जैसे आज अधिकारी के हैं, एक आईएएस है, एक पीसीएस है, तो ग्रेड वाइज जॉब होती थी। उसी समय मनसब व्यवस्था अकबर ने स्टार्ट की। एक सिस्टमेटिक तरीके से अकबर का शासन चला और एक सुदृढ़ शासन चला। तो उसमें मनसबदारी की व्यवस्था चली, दीवानी देसाल व्यवस्था चली। और इसके दरबार में एक अबुल फजल, आप कह सकते हैं आईने अकबरी, अकबर नामा उन्होंने लिखी है, अबुल फजल ने आईने अकबरी, उसमें इन्होंने अकबर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से विवरण किया है कि भारत में किस प्रकार से उन्होंने शासन किया और उनका क्या क्या किस किस चीज़ पर योगदान। दीवानी खास, दीवानियाँ आम लोगों के लिए दीवानी खास बोला गया, दीवानी मनसबदारी व्यवस्था करी गई और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सभी धर्मों को प्रचार में दीवानी जैसा बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने जोर दिया और अच्छी अच्छी इमारतों को बनवाया और इनका शासन बहुत लंबा रहा। 49 से 50 ईयर तक इनका शासन रहा। इससे इतना ही शासन आप कह सकते हैं औरंगजेब का भी रहा, जो इसमें अंतिम कह सकते हैं। उसके बाद तो उत्तराधिकारी एक उत्तर मुगल काल की बात कहते हैं तो इतने योगी शासक नहीं रहे, लेकिन औरंगजेब तक इनका मुगल का बहुत अच्छा एम्पायर चला, साम्राज्य। ठीक है, तो उसके बाद अकबर खान के बाद उसका पुत्र जहांगीर था। जहांगीर का एक समय ज्यादा नहीं था, जहांगीर कह सकते हैं आपको 1605 से लेकर 21 ईयर्स रहा, मात्र 1605 से लेकर 1627 तक रहा। और इसमें इनका सबसे ज्यादा सहयोग नूरजहां की बेगम की, जिनका विवाह हुआ था 1611। उसके बाद राजकाज चलाना प्रारंभ किया नूरजहां ने किया। नूरजहां का शासनकाल था। इन्होंने उनके नाम के सिक्के चलाए और उनके नाम के सिक्के पे उनकी फोटो को अंकित किया। तो उनका टाइम भी अच्छा रहा, तो इन्होंने उनको उत्तराधिकारी का एक पूरा दर्जा दिया था, खुद भी देख रहे थे। तो उसके बाद जो शासक आया वो शाहजहां आया। शाहजहां एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, जैसे अकबर का। शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो 1627 से लेकर 1658 तक ठीक था, काफी टाइम तक शासक थे। और इन्होंने
जो सबसे खूबसूरत है ताजमहल, उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। रेड फोर्ट है आपका दिल्ली में, लाल किला, इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। तो इन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें, स्थापत्य कला का विकास किया, जो कि इससे पहले अकबर के टाइम में बहुत अच्छा हुआ था और इन्होंने और अच्छे करने की कोशिश की। अकबर ने तो हर प्रकार की चीज़ों को, चाहे आप राजस्व में देखो, कृषि के मामले में देखो, दीवाने खास, सिंहासन, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में अकबर ने काम किया। लेकिन उसके बाद भी काम किया तो शाहजहां ने स्थापत्य कला पर बहुत अच्छे काम किए। स्थापत्य कला में शाहजहां ने स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है और जहांगीर के काल जो कला आर्ट स्वर्ण काल कहा जाता है। ये ऐसे शासक थे, बहुत सुंदर शासक थे। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी पत्नी अर्जुन मानव बेगम के नाम से करवाया। कोई बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका नाम ये था, वास्तविक नाम उनका अर्जुन मानव बेगम था। उनका नाम मुमताज भी कहते हैं। मुमताज उनका नाम वैसे नहीं था, तो मुमताज ताजमहल बनाया उनके नाम से बनाया, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम था वो था अर्जुन मानव बेगम, अर्जुन मानव बेगम। तो उसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ताजमहल को यमुना के किनारे बनाया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों पर एक अच्छी से इन्होंने काम किया है। तो लाल किला आज भी जो रेड फोर्ट है, उससे प्राइम मिनिस्टर हर 15 अगस्त को वहाँ से स्पीच देते हैं और देश को संबोधित करते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसको लाल किले से भाषण देना बहुत बड़ी उपाधि है अपने आप में। तो वही लाल किला इन मुगल शासक ने ही बनाया है। तो एक बहुत ही एक चमत्कार में अच्छा है। आप कह सकते हैं 500 साल पहले की बनाया हुआ इमारत आज भी अच्छी तरीके से बनाई गई। कभी आप दिल्ली जाओगे तो कभी भी देखना है रेड फोर्ट को कितनी अच्छे तरीके से बनाया है। आगरा जाते हैं, ताजमहल को देखना, तो ये शाहजहां ने बनाया। तो अच्छे तरीके से इन्होंने अपने टाइम में काम किया। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी आए थे दारा शिकोह था और एक औरंगजेब। उत्तराधिकारी के दारा शिकोह और औरंगजेब का युद्ध बहुत हुआ और शाहजहां के साथ उन्होंने युद्ध किया। औरंगजेब ने अपने पिताजी को जेल में डलवाया एक सिंहासन के लिए, लेकिन एक दूसरे के तो लड़ते रहते थे। लेकिन का शासन एक अच्छे सोच करते थे कि अच्छा हमारे काम हो हमारे समय में, लेकिन एक अपनी गद्दी पे बैठने के लिए लड़ते रहते थे। उन्होंने अपने बाप को भी जेल में डलवाया लेकिन शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब का इतिहास मुगल काल में टक्कर देता है अकबर को एक टाइम पीरियड की, तो 50 साल के लगभग इनका भी टाइम पीरियड रहा। सबसे ज़्यादा शासन करना आप कह सकते हैं अकबर के बराबर इन्होंने क्या क्या मुगल साम्राज्य का शासन। इस तरीके से जो मेन शासक थे ये आपको एक है, इसमें बीच में एक सूर्यवंशी है जिसने कि शेरशाह लिखा, वो एक बहुत ही चमत्कारी व्यक्ति था। उनके 5 साल में ग्रांड नेतृत्व आपके पश्चिम बंगाल से लेकर अमृतसर तक चलती है, लेकिन आज भी वो विद्यमान है। उन रोड के छायादार वृक्ष लगाने का काम, उस रोड को ग्रांड ट्रंक रोड बनाने का योगदान शेरशाह को जाता है। कभी भी जीएस में भी क्वेश्चन आता है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई, शेरशाह ने। और रुपया जो हमारा रुपया है उसका स्थापना कह सकते हैं आप, रुपये किसने किया? उन्होंने कहा कि रुपया होना चाहिए। उनकी किसी औजार को चलाते समय मृत्यु हो गई थी, दुर्घटना में हो गई थी, नहीं तो उनका शासन बहुत लंबा चलता। फिर क्या था, मुगल अकबर और हुमायूं के रहते, उसके बाद ये लेकिन ये दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर से हुमायूं ने आगमन किया। इस तरीके से आप मुगल में आप ये देख सकते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था, जागीर व्यवस्था,
दीवान बैसाला, बहुत सारे प्रणाली आगे एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से था, आपका संगीत म्यूजिक में किस प्रकार से था। तानसेन के मुगल काल में बहुत ही एक अच्छे थे संगीत का टाइम पीरियड कहा जाता है। और कला के क्षेत्र में बहुत अच्छे दशावन बहुत बड़े बड़े अच्छे कलाकार थे जिन्होंने आर्ट तरीके से अपने एक बढ़िया तरीके से बनाया। हुमायूं के समय से लेकर चलते आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो टाइम पीरियड था वो एक सुदृढ़ था और एक सक्षम एक टाइम पीरियड था जिसने पूरे साम्राज्य को, एक बहुत बड़ा साम्राज्य को चलाया। इस तरीके से आप कह सकते हैं गुप्त और मौर्य को जो टक्कर देने वाला था वो आपका मुगल साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य अपने में बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता है। तो जो भी अभी तक स्टडी कराया मैंने इस चैप्टर के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास से, उसको भी ध्यान में रखते हुए अच्छे